हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस पाथवे के बारे में। तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जैसे कि हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे में क्या होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है जिसकी वजह से एनर्जी का सेक्रेशन होता है। साथ ही साथ जो बात करते हैं यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट जैसे कि पायरुवेट, लैक्टेट बनता है। ठीक है, तो ये हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे में होता है। ठीक है, इसका अगर बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस पाथवे को जो ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, ईएमपी पाथवे बोलते हैं। ईएमपी का मतलब होता है कि हमारा ईएमपी होता है, इम्बेडेन मेहरा पार्नस पाथवे होता है। तो ये जो तीन साइंटिस्ट थे, जो जैसे कि बात करते हैं इम्बेडेन और मेयरहॉफ और पार्नस, ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलके इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, इसलिए इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, साथ ही साथ ग्लाइकोलिसिस पाथवे भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट और लैक्टेट में, जिसकी वजह से इसमें एनर्जी का सेक्रेशन होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए, प्रोसेस के लिए, फंक्शंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एनर्जी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं ग्लाइकोलिसिस पाथवे यानी कि ईएमपी पाथवे की बात करते हैं। अगर इसकी बात करते हैं, हमने पहले भी बात किया, इम्बेडेन मेयरहॉफ पार्नस पाथवे होता है। इसमें क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस का मतलब, ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, एंड लाइसिस का मतलब होता है डिजोल्यूशन, या फिर हम बात करते हैं ब्रेकडाउन की। ठीक है, यानी कि जब शुगर की बात करते हैं, लाइक जिससे सुक्रोज, ग्लूकोज, इनका जब ब्रेकडाउन होता है वो होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, यानी कि जो हमारा हमने बात किया, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, वो होता है ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले, देन हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस पाथवे की। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं एनएरोबिक एज वेल एज एरोबिक। देखो, जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे होता है एनएरोबिक कंडीशन में भी होता है और एरोबिक कंडीशन भी होता है। यानी कि हम बात करते हैं एनएरोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में और एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दोनों दोनों टाइप से जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे होती है ये पॉसिबल है, दोनों तरह से होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो एनारोबिक कंडीशन होती है, यहाँ पर जो लैक्टेट होता है, लैक्टेट इन प्रोडक्ट बनता है, और इसमें जो एनारोबिक कंडीशन में 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है इसमें। अगर बात कर लेते हैं जो एरोबिक कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है कि पायरुवेट इज इंड प्रोडक्ट, जो इंड प्रोडक्ट बनता है वो पायरुवेट बनता है, और इसमें क्या होता है 8 एटीपी ड्यूरिंग द मेलेट सेटल पाथवे। यानी कि इसमें क्या होता है, जो एरोबिक कंडीशन में 8 एटीपी का फॉर्मेशन होता है और एनारोबिक कंडीशन में 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसमें एनारोबिक कंडीशन में जो होता है लैक्टेट इंड प्रोडक्ट होता है, एरोबिक कंडीशन में पायरुवेट इंड प्रोडक्ट होता है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट्स हैं एग्जाम के लिए, यानी कि एमसीक्यू टाइप्स के जब क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि एनारोबिक कंडीशन में इंड प्रोडक्ट क्या होगा, लैक्टेट, एरोबिक कंडीशन में पायरुवेट। ठीक है, कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है एनारोबिक और एरोबिक कंडीशन में। तो ये सारी चीजें जो पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, इनको याद करना है। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं अक्यूरसिन साइटोसॉल, इसका लोकेशन जो होता है ग्लाइकोलिसिस पाथवे हमारी बॉडी में किस पार्ट में होता है, तो साइटोसॉल यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोसॉल, वहां पर ये ग्लाइकोलिसिस पाथवे होती है। अगर बात करते हैं टोटल 10 एंजाइम आर यूज्ड इन ग्लाइकोलिसिस पाथवे, यानी कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे जो होता है टोटली 10 स्टेप होते हैं और 10 एंजाइम इसमें यूज होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कन्वर्जन ऑफ द पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम। ये प्रोसेस, वही जो पायरुवेट हमारा इंड प्रोडक्ट, जैसे कि ये वाला पायरुवेट बन रहा था एरोबिक कंडीशन में, यही जो इंड प्रोडक्ट बना हमारा पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलके, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके आगे चल के क्या कराता है, टीसीए साइकिल का फॉर्मेशन करता है। टीसीए साइकिल यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इस पे नहीं चलेंगे अभी, अभी हम ग्लाइकोलिसिस पाथवे पे चलेंगे। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर एटीपी फॉर्म, कितनी एटीपी फॉर्म होती है, एटीपी यूज्ड और नेट एटीपी 10 होती है। देखो ये फार्मूला है हमारा, कितनी एटीपी फॉर्म हुई और कितनी एटीपी यूज हुई, वहां से माइनस कर देंगे। ठीक है, नेट एटीपी हमें निकल के आ जाएंगी। तो नेट एटीपी कितनी थी, 10 एटीपी। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, 2 एटीपी यूज करते हैं, टोटल 8 एटीपी का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। अभी आगे जब हम डिस्कस करेंगे जो पाथवे को, तो सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दो टर्म्स हैं, जैसे कि हमारा पोस्चर इफेक्ट और
क्रेब्स ट्री इफेक्ट क्या होता है? तो पॉस्चर इफेक्ट होता है, इसकी बात कर लेते हैं। इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस बाय ऑक्सीजन इज नॉन एज द पॉस्चर इफेक्ट, यानी कि ऑक्सीजन के द्वारा जब ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो होती है वो इनहिबिशन होता है ग्लाइकोलिसिस पाथवे का, तो वो होता है पॉस्चर इफेक्ट देखने को मिलता है यहाँ पर कि एरोबिक एनारोबिक कंडीशन में देखने को मिलेगी। यहाँ पर एरोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो इनहिबिशन हो जाएगा, ठीक है। क्रेब्स ट्री इफेक्ट क्या होता है? इनहिबिशन ऑफ द ऑक्सीजन कंजप्शन बाय द एडिशन ऑफ ग्लूकोज to tissue having the high aerobic glycolysis is known as the क्रेब्स ट्री इफेक्ट। यहाँ पर क्या होता है कि इनहिबिशन ऑफ द ऑक्सीजन कंजप्शन जो है उसको इनहिबिट किया जाता है, एडिशन होता है ग्लूकोज का टिश्यू में, ठीक है। एरोबिक कंडीशन में, हाई एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस होती है, वही होता है हमारा क्रेब्स ट्री इफेक्ट। तो ये दोनों इफेक्ट याद करके रखना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं ग्लाइकोलिसिस पाथवे की, जो कि पूरा का पूरा जो पाथवे है स्ट्रक्चर के साथ में बात करेंगे। यहाँ पर अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर जो होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर सिर्फ समझना है और पाथवे में कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं उसकी यहाँ पर डिटेल्स है, ठीक है फ्रेंड्स। और पूरा एंजाइम्स जो यूज होते हैं, जो स्टेप्स हैं इसके, वो पूरा बिल्कुल एग्जैक्ट देखिए, ध्यान से आप लोग समझिए इसको, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर क्या हमने बात किया ग्लाइकोलिसिस की, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ले लेंगे, ठीक है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होगा, ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। अब कन्वर्जन हो रहा है तो एटीपी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहती है। अभी कुछ भी कोई भी काम हम करते हैं इन्वेस्ट करना पड़ता है सबसे पहले, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक एटीपी का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। एटीपी जो कि एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर इस स्टेप को करने के लिए जो एज अ कैटलिस्ट जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। यहाँ पर हमने बात किया एटीपी दिया था, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट दिया था, 3 फास्फेट ग्रुप थे यहाँ पर, और इधर क्या बना, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट ग्रुप, यानी कि एक फास्फेट ग्रुप जो है यहाँ पर आ गया। देखिए एक फास्फेट ग्रुप यहाँ पर अटैच हो गया, ठीक है। अब ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज पे क्या हुआ, 6 पोजीशन पे क्या हुआ, जो फास्फेट ग्रुप आके अटैच हो गया, तो ये कंपाउंड क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस हुई, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज हुआ, एक एटीपी यूज किया हमने, और एक फॉस्फेट ग्रुप जो है यहाँ पर जो है 6 पोजीशन पे आ गया ग्लूकोज के, तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप की अगर सेकंड स्टेप की बात करते हैं तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है, ठीक है। यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है इस स्टेप को करने के लिए एज अ कैटलिस्ट, फास्फो ग्लूकोज आइसोमरेज। देखो आइसोमराइजेशन क्या होता है, जैसे कि हमारा जो ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज होता है एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आइसोमराइजेशन होगा, यानी जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोमर बनेगा उसका फ्रक्टोज, ठीक है। तो यहाँ पर सेम एज है, सिर्फ जो फास्फेट ग्रुप है ये भी सेम पोजीशन पे 6 पोजीशन पे लगा हुआ है, सिर्फ इसका आइसोमराइजेशन हो रहा है सेकंड स्टेप में। तो यहाँ पर ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन जाएगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेटेज आइसोमराइजेशन एंजाइम यूज होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एटीपी ना ही रिलीज होगी ना ही एटीपी यूज करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप बात कर लेते हैं थर्ड स्टेप की। अगर थर्ड स्टेप की बात करते हैं तो यहाँ पर एक एटीपी जो है यूज करते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और यहाँ से बनता क्या है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि एक फास्फेट ग्रुप फिर से अटैच हो गया। एक पहले से अटैच था यहाँ पर फिर से एटीपी यूज किया, एक फास्फेट ग्रुप फिर से अटैच हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है फास्फो फ्रक्टोकाइनेज, जहाँ पर फास्फेट ग्रुप जो है ऐड होगा वहां पर काइनेज एंजाइम यूज होता है। तो हमने यहाँ पर भी बात किया गया था, फर्स्ट स्टेप में काइनेज यूज हुआ था, यहाँ पर भी काइनेज यूज हुआ, ठीक है। तो फास्फो फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम जो की प्रेजेंस में थर्ड स्टेप होगा, यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। देखो 6 पोजीशन पे पहले लगा हुआ था, 6 पोजीशन पे फास्फेट, यहाँ पर 1 पोजीशन पर भी ग्लूकोज के फ्रक्टोज जो है उसके 1 पोजीशन पर भी हमारा जो है फास्फेट ग्रुप अटैच हो गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट हो गया, ठीक है। अब इसकी अगर बात करते हैं, जो बाइफॉस्फेट बना फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो बना, ये जाके फ्रक्टोज बाइफॉस्फेट एल्डोज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या बनाता है,
डाईहाइड्रोक्सी फ्रक्टोज फास्फेट बनाता है और साथ ही साथ ये बनाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। ये दो कंपाउंड बनाता है, ठीक है। एक ये बनता है और एक ये बनता है। हमने बात किया कि ये जो हमारा ग्लूको फ्रक्टोज था ये 6 कार्बन का था और ये वाला कंपाउंड जो बना 3 का बना और ये वाला भी हमारा 3 कार्बन का बना, यानी कि यहाँ से ब्रेक हो गया, 3 कार्बन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये कंपाउंड बन गए। अब ये जो हमारा बनता है कंपाउंड, ये दोनों एक दूसरे में रिवर्सिबल ही होते हैं, ठीक है। यहाँ से ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम एक दूसरे के आइसोमर हैं, आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो दो स्टेप चलती हैं, ठीक है। अभी तक ये एक स्टेप चल रही थी यहाँ तक, और यहाँ से जो है 2 बार स्टेप चलती हैं, 2 बार ग्लाइकोलिसिस पाथवे होता है, क्योंकि एक बार जो होता है ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट कंपाउंड ये वाला कराता है, दूसरी बार ये वाला कंपाउंड जो है ये वाला कराता है ग्लाइकोलिसिस पाथवे। यहाँ से 2 बार होती है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। आगे की प्रोसेस सेम रहती है, बस एक बार ये वाला कंपाउंड कराता है, एक बार ये वाला कंपाउंड कराता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, यहाँ से जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई। यहाँ पर जो है एक NADP+ यूज करते हैं और यहाँ से जो बनता है NADPH और H+ बनता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन जो है वहां से रिमूव हो गए। हमने बात किया डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज हुआ, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं ये एक NADPH, NADPE+ और NADPH, यहाँ पर अगर बात करते हैं एक NADPH में जो होता है 3 ATP होते हैं, ठीक है। एक NADPH में 3 ATP होते हैं मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एक NAD+ यूज किया और NADPH बना, ठीक है। और ये कंपाउंड जो था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से हमारा बन गया 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट, ठीक है। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हमने की बात की, जो फास्फेट ग्रुप यहाँ से फास्फेट यूज कर रहे हैं, तो ये वाला भी आके यहाँ पर यूज हो गया। 3rd पोजीशन पे पहले से था ये वाला 3rd पोजीशन पे, और यहाँ पे 1 पोजीशन पे भी आके अटैच हो गया। तो ये कंपाउंड क्या बन गया 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ से फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या यहाँ से यूज करेंगे ADP और एक ATP का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से हमने बात की, देखो ADP यूज किया, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट यूज किया और बना किया एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि जो हमारा फर्स्ट पोजीशन वाला फॉस्फेट ग्रुप था ये जाके ATP का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ से ADP जो यूज किए थे एक फॉस्फेट ग्रुप जो है यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से कंपाउंड क्या बना 3 फास्फोग्लिसरेट बन गया, ठीक है। 1 पोजीशन वाला फास्फेट ग्रुप जो है रिमूव हो गया, ठीक है। यहाँ पर एंजाइम क्या यूज हुआ फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम यूज हुआ, फास्फेट की बात आई तो काइनेज एंजाइम यूज हुआ यहाँ पर। फिर बात करते हैं फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम यूज हुआ, ठीक है। इसका म्यूटेशन होता है। यहाँ से म्यूटेशन कैसे होगा, देखो यहाँ पर तो 3rd पोजीशन पे लगा हुआ है फास्फेट ग्रुप, 3rd पोजीशन से म्यूटेशन होगा इसका और ये पहुंच जाएगा 2nd पोजीशन पे, फास्फेट ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से कंपाउंड जो बनेगा 2 फास्फोग्लिसरेट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ से क्या होगा, एक वाटर मोलिक्यूल जो है रिलीज होगा इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, देन हमारा बन जाएगा फास्फोफिनॉल पायरुवेट। फास्फोइनॉल पायरुवेट जो बनेगा ये बनेगा हमारा इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में फास्फोइनॉल पायरुवेट बनेगा, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप में जब बात करेंगे जो हमारा एक ADP जो है यहाँ पर भी एक ADP यूज करेंगे, ठीक है। एक ADP देंगे तो हमारा ATP बनेगा, डाइफॉस्फेट देंगे ट्राइफॉस्फेट बनेगा, तो ये वाला फास्फेट ग्रुप जो है वो ATP बना लेगा, ठीक है। तो ये फास्फेट ग्रुप यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे मिलेगा क्या हमारा पायरुवेट बन जाएगा, ठीक है। जो इंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस पाथवे का पायरुवेट बन जाएगा। हमने बात किया था कि ग्लूकोज जो था 6 कार्बन था और यहाँ पर पायरुवेट कितना बना 3 कार्बन का, 3 कार्बन कहाँ गए, तो ये स्टेप जो है एक स्टेप हुई, ठीक है। फिर जब ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल जो है हमारा ये वाला जब कराएगा रिएक्शन तो ये दूसरा स्टेप होगा, दूसरी प्रोसेस, दूसरी बार भी पूरी प्रोसेस चल के आएगी यहीं तक, ठीक है। तो यानी कि हम बात करते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, और टोटल ये प्रोसेस जो होती है 2 बार होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे का ओवरऑल। अब बात कर लेते हैं कितनी ATP हमने यूज किया और कितनी ATP का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं फटाफट
और बात कर लेते हैं एटीपी की, कितनी एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। जैसा कि हमने बात किया था कि यहाँ पर प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट का फॉर्मेशन हुआ है और इतनी प्रोसेस इधर की जो है 2 बार हुई है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अब एटीपी का कितनी फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कितनी एटीपी हमने इन्वेस्ट किया था ग्लाइकोलिसिस पाथवे में। तो एक एटीपी यहाँ पर हमने यूज किया 1 एटीपी, और ये एक एटीपी यहाँ पर यूज किया था 2 एटीपी। तो यूज्ड एटीपी जो थी टोटल 2 एटीपी हमने यूज किया था। अब बात कर लेते हैं कितनी एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर देखिए एक NADPH बात किया था हमने, एक NADPH इक्वल टू 3 एटीपी होता है। ठीक है, और एक एटीपी हमने एक एटीपी यहाँ पर यूज किया था, एक एटीपी यहाँ पर यूज किया और एक एटीपी यहाँ पर यूज किया। तो यानी कि 2 एटीपी यूज नहीं किया, सॉरी, यहाँ पर एक एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर एक एटीपी फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो 2 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ और 3 NADPH, एक NADPH मतलब 3 एटीपी, टोटल 5 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ एक स्टेप में। ठीक है, जब दो बार हमने बात की है, 2 बार रिएक्शन होती है, 2 बार हुई, तो टोटल 10 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। टोटल फॉर्मेशन ऑफ एटीपी 10 हुआ। तो हमने बात किया 2 एटीपी हमने यूज किया था, तो 2 एटीपी माइनस कर देंगे, टोटल एटीपी का फॉर्मेशन जो होता है 8 एटीपी का फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोलिसिस पाथवे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्लियर हो गया कि 8 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ, ये आई होप आप लोगों को क्लियर होगा जो ग्लाइकोलिसिस पाथवे है, इसके स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गए, कैसे फास्फेट ग्रुप का ऐड हुआ, कैसे वाटर रिलीज हुआ और कैसे कैसे कितने कार्बन का मॉलिक्यूल बना। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होगी, कितनी एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, कितनी यूज किया, कितनी रिलीज हुई। एक NADPH इक्वल टू 3 एटीपी होता है, ये भी याद रखना है आपको। तो आगे बात कर लेते हैं कुछ ग्लाइकोलिसिस पाथवे से रिलेटेड सिग्निफिकेंस, कहाँ पर इसका यूज होता है। तो बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस की। तो ग्लाइकोलिसिस होल्ड सेवरल वाइटल रोल्स ऑफ द सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए काफी ज्यादा वाइटल रोल होता है इसका। सबसे बात कर लेते हैं एनर्जी प्रोडक्शन, यानी कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे जो होता है प्रोवाइड करता है, जनरेट करता है, एटीपी का जनरेशन करता है। जैसा कि हमने अभी बात किया कि 8 एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है, तो एटीपी जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से हमें जो एनर्जी की डिमांड होती है सेल को वो पूरी होती है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस पाथवे से। अगर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, जैसे कि हमारी जो एनिमल बॉडी होती है या फिर ह्यूमन बॉडी होती है, वहां पर जो होता है यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है, बट बैक्टीरिया में क्या होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें सिर्फ ग्लाइकोलिसिस पाथवे होता है। तो यानी कि जो हमारी जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें एनर्जी का सोर्स ओनली और ओनली ग्लाइकोलिसिस पाथवे के थ्रू होता है, बट एनिमल और प्लांट सेल में जो यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है वहां पर जो हमारी TCA साइकिल भी होती है और भी पाथवेज होते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस पाथवे, तो और भी सोर्स होते हैं एनर्जी के एटीपी के फॉर्मेशन के। बट अगर बात करते हैं बैक्टीरिया की तो उसमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में ओनली और ओनली ग्लाइकोलिसिस पाथवे होता है एज अ एनर्जी सोर्स के लिए। ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स याद रखना है आपको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनिवर्सल पाथवे होता है, जैसा कि हमने अभी बात किया, ये ऑल सेल में होता है। यूनिवर्सल कोएंट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पर ग्लाइकोलिसिस पाथवे देखने को मिलती है, मेकिंग इट एन एंशिएंट ऑफ एसेंशियल मेटाबॉलिक पाथवे होता है। जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं लाइक जैसे ग्लूकोज की बात किया, उसका मेटाबॉलिज्म कराता है और एटीपी का फॉर्मेशन करता है, जो कि एज अ एनर्जी यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ एनाबॉलिक रेस्पिरेशन में भी यूज किया जाता है, जैसे कि हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस कैन अक्योर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ये प्रोसेस देखने को मिलती है, पहले भी बात कर चुके हैं। अलाउिंग द सेल प्रोड्यूस द एटीपी, यानी कि सेल जो है एटीपी का प्रोडक्शन करती है एनारोबिक कंडीशन में, अंडर द एनारोबिक कंडीशन। इट इज अ क्रूशियल पाथवे ड्यूरिंग द एक्टिविटीज ऑफ द जैसे स्ट्रेनस एक्सरसाइज, जैसे कि जो हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, लाइक जैसे हिल पे जो है जैसे साइकिल्स का मूवमेंट करा रहे हैं या फिर हिल पर चढ़ रहे हैं, तो वहां पर एनर्जी का सोर्स होता है। ऑक्सीजन की अगर कमी है तब भी ग्लाइकोलिसिस पाथवे यहाँ पर हो जाएगी और एटीपी रिलीज होगी और आपको एनर्जी मिल जाएगी एनारोबिक कंडीशन में भी। ठीक है,
तो ये हमारा एनाबॉलिक रेस्पिरेशन में भी यूज होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुछ मेटाबॉलिक रेगुलेशन भी करता है जो हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे होता है। लाइक जैसे सब्जेक्ट रेगुलेशन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग द जैसे फीडबैक इनहिबिशन हो गया, हार्मोनल कंट्रोल करना हो गया, या फिर इंश्योरिंग दैट एनर्जी प्रोडक्शन बैलेंस ऑफ द रेस्पॉन्सिव ऑफ द सेल नीड। जितनी भी एनर्जी सेल को नीड होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेटाबॉलिक रेगुलेशन पाथवे होता है और एनर्जी नीड जो होती है सेल को वो कंप्लीट की जाती है। यहाँ पर फीडबैक इनहिबिशन भी करता है, साथ ही साथ हार्मोनल कंट्रोल भी करता है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स ग्लाइकोलिसिस पाथवे से लेके उसके एटीपी फॉर्मेशन, एरोबिक एनारोबिक कंडीशन, स्ट्रक्चर हो गया, उसके सिग्निफिकेंस हो गए, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।